हेलो फ्रेंड्स, मैं हम केपाल। उत्तराखंड की क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है गोरखा राज्य की स्थापना। उत्तराखंड में गोरखा राज्य की स्थापना किस प्रकार से हुई है, ये हमारा टॉपिक है। इससे संबंधित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन का हमने यहाँ पर चयन किया है और इस वीडियो में आप अंत तक जुड़े रहिए। निश्चित रूप से आगामी परीक्षा में इससे आपको क्वेश्चन मिलेंगे और ये आपको सफलता प्राप्त कराएंगे। फ्रेंड्स, हम अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रारंभ करने से पहले कुछ प्रकाश गोरखा शासन पर डालते हैं। उत्तराखंड के गोरखा शासन पर किस प्रकार से वो यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर अपना शासन स्थापित किया। गोरखा शासन की जो शुरुआत होती है यहाँ पर सबसे पहली बात करते हैं गोरखा कहाँ से थे। गोरखा जो थे वो नेपाली थे, नेपाल से आए थे। गोरखा जो थे वो नेपाली थे और कब आए? 1790 में सबसे पहले यहाँ पर गोरखाओं के द्वारा कुमाऊं पर आक्रमण किया गया। कुमाऊं पर आक्रमण किया और उस समय कुमाऊं के जो शासक थे यहाँ पर चंद शासकों का यहाँ पर शासन था। तो चंद शासकों की निर्बलता का लाभ उठाते हुए 1790 में उन्होंने आक्रमण किया, गोरखाओं ने आक्रमण किया और वह युद्ध में विजय प्राप्त हुए और अल्मोड़ा पर उनका अधिकार हो गया, यानी गोरखाओं का अधिकार अल्मोड़ा पर हो गया। तो क्वेश्चन यहाँ पर कई तरह से बनते हैं। सबसे पहले कुमाऊं पर आक्रमण कब किया गया, या उत्तराखंड पर सबसे पहले गोरखाओं का आक्रमण कब हुआ? 1790 में हुआ, जो कि कुमाऊं में हुआ। और उस समय कुमाऊं पर कौन से वंश के शासन था? तो यहाँ पर चंद वंश का शासन था, ये बन जाएगा। कौन से स्थान पर उन्होंने अधिकार किया? तो सबसे पहले उन्होंने अधिकार किया अल्मोड़ा पर, उन्होंने अधिकार किया। तो इस प्रकार से अनेक क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। फिर आगे चलते हैं। तो कुमाऊं पर अधिकार करने के बाद में अब गोरखाओं का जो रुख था वो गढ़वाल की ओर हुआ और 1791 में यहाँ पर गढ़वाल पर इन्होंने आक्रमण किया। लेकिन गोरखाओं ने जो गढ़वाल पर आक्रमण किया उसमें गोरखाओं को सफलता प्राप्त नहीं हुई। अब स्थिति ये हुई कि यहाँ पर जो शासक थे प्रद्युमन शाह, उन्होंने गोरखाओं को 25,000 रुपये सालाना देने का वादा किया और उसके बदले में गोरखाओं ने गढ़वाल पर आक्रमण न करने का वचन यहाँ पर दिया। फिर उसके बाद में चलता रहा ये कार्यक्रम, लेकिन कुछ इस प्रकार की परिस्थितियाँ बनी जिसके कारण यहाँ पर कुमाऊं गढ़वाल में भी आंतरिक कलह या गृह युद्ध की स्थिति के कारण जो गढ़वाल का जो राज्य था वह यहाँ पर कमज़ोर होता दिखाई दिया और उसका लाभ उठाया गोरखाओं ने उसका लाभ उठाया। फिर उसके बाद क्या होता है कि 1803 में संधि के विपरीत, जो संधि हुई थी उसके विपरीत 1803 में यहाँ पर गोरखाओं के द्वारा फिर दोबारा से आक्रमण किया जाता है और आक्रमण करने वाले थे यहाँ पर अमर सिंह थापा के द्वारा आक्रमण किया गया। अमर सिंह थापा और इनके साथ में एक और थे, वो थे हस्तिदल चैतुरिया के द्वारा और अमर सिंह थापा इनके द्वारा, इनके नेतृत्व में गोरखाओं ने गढ़वाल पर आक्रमण किया पुनः। और इस युद्ध में प्रद्युमन जो थे उनकी पराजय हुई और वह श्रीनगर को छोड़कर, उस समय कहाँ थी राजधानी? श्रीनगर थी। श्रीनगर को छोड़ करके भाग गए, मैदानी क्षेत्रों में भाग गए। फिर उसके बाद में क्या होता है कि 14 मई को दोबारा से फिर प्रद्युमन शाह अपनी पूरी तरह से तैयारी करते हैं और तैयारी के पश्चात वो फिर दोबारा से पुनः लौटते हैं और 14 मई 1804 को देहरादून में एक स्थान है खुड़बुड़ा, वहाँ पर युद्ध होता है और उस युद्ध में वह युद्ध जो है निर्णायक युद्ध रहा यहाँ पर प्रद्युमन शाह और गोरखाओं के बीच में। और इस युद्ध में यहाँ पर प्रद्युमन शाह जो थे वो शहीद हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए प्रद्युमन शाह। और उसके पश्चात क्या होता है कि गढ़वाल और कुमाऊं पर दोनों स्थानों पर, दोनों मंडलों में यहाँ पर गोरखाओं का शासन स्थापित हो जाता है। इसके पश्चात ये कहा जाता है कि कुमाऊं और गढ़वाल पर जो गोरखाओं का जो शासन था वो बहुत ही अन्यायपूर्ण और अत्याचारपूर्ण था और इसको लोक भाषा में गोरख्याली शासन भी कहा जाता है। जो गोरखाओं का जो शासन था इसको गोरख्याली शासन भी कहा जाता है और बहुत ही अत्याचार एवं अन्यायपूर्ण ये शासन यहाँ पर था। कुमाऊं में लगभग 25 वर्ष तक गोरखाओं का शासन रहा और गढ़वाल में लगभग यहाँ पर 10.5 वर्ष तक गढ़वाल में गोरखाओं का शासन रहा। इसके पश्चात क्या होता है, जब 1804 में गोरखाओं का शासन स्थापित हो जाता है, प्रद्युमन शाह शहीद हो जाते हैं। तो प्रद्युमन शाह के शहीद होने के पश्चात जो उनके पुत्र हैं, उनके 2 पुत्र थे, एक पुत्र को तो गोरखा नेपाल ले गए और जो दूसरा पुत्र था सुदर्शन शाह वह हरिद्वार आ गया और हरिद्वार क्षेत्र में रहते हुए, मैदानी क्षेत्र में रहते हुए उन्होंने पुनः फिर से अपनी सेना को तैयार किया और अपने आप को मजबूत करते रहे और अपने राजनीतिक संबंध वो
उन्होंने बढ़ाने का कार्य यहाँ पर किया। इस क्रम में उन्होंने अंग्रेज़ों से अपने संपर्क स्थापित किए और अंग्रेज़ों से उन्होंने सहायता प्राप्त की। अब क्या होता है कि जो सुदर्शन शाह थे, सुदर्शन शाह के आक्रमण पर यहाँ पर इन्होंने 1814 में गढ़वाल को मुक्त कराने के लिए अंग्रेजी सेना आई, यानी कि संधि की, सुदर्शन शाह और अंग्रेज़ों के बीच में संधि हुई और उस संधि के अकॉर्डिंग अंग्रेज़ों ने सुदर्शन शाह की सहायता करने के लिए राज़ी हो गए और अक्टूबर, डेट याद रखना है आप इसको, अक्टूबर 1814 को यहाँ पर सेना आ गई, इनकी सहायता करने के लिए सेना आ गई और गोरखों को पराजित कर दिया। जब गोरखों को पराजित किया तो इस प्रकार से 1814 में अब गोरखों से मुक्त हो जाएगा गढ़वाल। जो गढ़वाल है वह गोरखों से मुक्त हो गया, लेकिन कुमाऊं पर अभी भी इनका शासन था। इसके पश्चात क्या होता है कि यहाँ पर 1815 में अंग्रेज गवर्नर थे जो यहाँ पर कर्नल निकोलस और कर्नल गार्नर, इन्होंने अप्रैल 1815 में कुमाऊं के अल्मोड़ा को फिर से जीत लिया और 15 मई 1815 को वीर गोरखा सरदार अमर सिंह थापा जो थे उनसे मलाव को जीत लिया था। तो इस प्रकार से यहाँ पर अब कुमाऊं पर भी अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया और गोरखाओं को वहाँ से भगा दिया। अब क्या था, 27 अप्रैल 1815 को कर्नल गार्नर तथा नेपाली गोरखा शासक बम शाह के बीच एक संधि हुई और संधि के तहत कुमाऊं की सत्ता अंग्रेज़ों को सौंप दी गई। जो कुमाऊं की सत्ता थी वह अब अंग्रेज़ों को सौंप दी गई। संधि कौन सी तारीख हुई? 27 अप्रैल 1815 को। और यह संधि किसके बीच हुई? कर्नल गार्नर और नेपाली गोरखा शासक बम शाह के बीच में यह संधि हुई और इस संधि के तहत फाइनली जो कुमाऊं है वह अंग्रेज़ों को सौंप दिया गया, यानी कि गोरखाओं से वह अंग्रेज़ों के हाथ में आ गया। अमर सिंह थापा की मृत्यु होने के बाद, पराजय होने के बाद, जो अमर सिंह थापा थे उनकी हार हुई, अभी मृत्यु नहीं हुई। अमर सिंह थापा की हार के बाद में 28 नवंबर, यहाँ पर 28 नवंबर 1815 को फिर एक संधि होती है। ये संधि जो है गोरखाओं और अंग्रेज़ों के बीच होती है। इस संधि का नाम दिया गया संगोली की संधि। संगोली की संधि हुई है। मोस्ट इम्पोर्टेंट संधि है ये, अनेक बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है इसके बारे में कि संगोली की संधि किससे संबंधित है। गोरखा और अंग्रेज़ों के से संबंधित है। कब हुई है? 28 नवंबर 1815 को ये संधि हुई। और स्थान क्या था? स्थान है इसका चंपारण में, चंपारण जिला बिहार में ये संधि हुई थी। अब क्या होता है कि कुछ जो नेपाली सरकार थी या नेपाली थे वह इस संधि को नहीं मान रहे थे। उन्होंने संधि को मानने से मना कर दिया। जब उन्होंने संधि मानने से मना कर दिया तो फरवरी 1816 को अंग्रेज़ों ने कुमाऊं पर आक्रमण कर दिया और पूरी तरह से फाइनली अब गोरखा पराजित हुए अंग्रेज़ों से। और कुमाऊं पर भी अब मतलब काठमांडू जो है, काठमांडू के पास उन्होंने पराजित किया। और फिर अंततः क्या होता है कि मार्च 1816 में नेपाली सरकार ने संधि को स्वीकार किया। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो फाइनली जो संधि लागू होती है नेपाल के ऊपर, 1816 में संधि लागू हो जाती है। इसको जो नेपाली सरकार है वह संधि को मानने लगती है। अब यह संधि क्या थी? संगोली की संधि आता है क्वेश्चन की, भाई संगोली की संधि क्या है? तो संगोली की संधि की जो मुख्य बातें इस प्रकार से हैं। पहली बात यह है कि गोरखाओं ने अपनी दक्षिणी सीमा के किनारे की निचली भूमि से अपना दावा छोड़ना स्वीकार किया। जितनी भी जो दक्षिण का एरिया था नेपाल की साइड में उसको इन्होंने खाली कर दिया, उस पर अपना दावा छोड़ दिया। फिर दूसरी बात जो होती है, इनकी संधि होती है संगोली की संधि के तहत गढ़वाल और कुमाऊं के जिले अंग्रेज़ों को सौंप दिए गए। जो कुमाऊं तो पूरी तरह से अंग्रेज़ों के हाथ में आ गया, गढ़वाल भी आधा क्षेत्र था, जो श्रीनगर वाला जो क्षेत्र है वो अंग्रेज़ों के हाथ में आ गया और जो टिहरी है वह क्षेत्र जो है यहाँ पर परमार शासकों के नियंत्रण में रहा। अब उसके बाद में क्या होता है और संधि होती है। इनके संधि का जो अगला पॉइंट यह है कि अब गोरखे सिक्किम से हट गए और काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना स्वीकार किया। यानी कि सिक्किम से भी हट जाएंगे गोरखा और साथ ही साथ जो काठमांडू में जो इनका अपना राज्य है उस राज्य में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना स्वीकार करें। रेजिडेंट क्या होता था कि यह अंग्रेज़ों का एजेंट होता था और संपूर्ण जितनी भी एक्टिविटी
राज दरबार में होती थी, इनके शासन में होती थी, उसकी संपूर्ण सूचना जो है वो ब्रिटिश इसको या अपनी सरकार को देता रहता था, ब्रिटिश सरकार को देता रहता था। एक तरह से नियंत्रण करने का कार्य वहाँ पर करता था, मॉनिटरिंग ये करता रहता था कि कोई इस प्रकार का कार्य तो नहीं कर रही है राज्य जो कि संधि के विरुद्ध हो। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है, गोरखाओं को ब्रिटिश सेना में भर्ती करने पर सहमति हुई। एक पॉइंट ये बना कि भाई गोरखाओं को ब्रिटिश सेना में भर्ती किया जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट ये थे जो कि संगोली की संधि में रखे गए थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं कि फाइनली जो है गोरखाओं का जो शासन है 1816 में समाप्त हो जाता है, जो कि संगोली की संधि के तहत होता है। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो कि उत्तराखंड में गोरखाओं के शासन से संबंधित थे। अब हम प्रारंभ करते हैं, हमारे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो वो किस प्रकार से हैं उसको प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि 18वीं सदी के मध्य तक नेपाल छोटी छोटी 24 रियासतों में विभक्त था, किसे जिन्हें पुकारा जाता था। 18वीं सदी के मध्य तक नेपाल छोटी छोटी 24 रियासतों के में विभक्त था, जिन्हें पुकारा जाता था। क्या कहते थे उनको? चौबीसी कहते थे, उनको चौबीसी कहा जाता था। गोरखाओं का शासन था वहाँ पर। गोरखों ने कुआं पर अधिकार कब किया? अभी हमने किया था, गोरखों ने अधिकार 1791 में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली कुमाऊं में कटोलगढ़ के निकट के किस युद्ध में अमर सिंह थापा ने लाल सिंह की सेना को पराजित किया? अमर सिंह थापा ने लाल सिंह की सेना को पराजित किया। तो कहाँ पर किया? यह है गैतोड़ा ग्राम में, गैतोड़ा ग्राम में पराजित किया। इसका आंसर होगा गैतोड़ा ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखों ने कुमाऊं पर निरंतर शासन किया। कब से कब तक शासन किया? देखो इनका 25 वर्ष तक शासन माना जाता है। कुमाऊं पर गोरखों का 25 वर्ष तक शासन है, तो 1790 से 1815 तक पूरे 25 वर्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखों ने गढ़वाल राज्य प्रथम आक्रमण कब किया? गोरखों ने गढ़वाल राज्य पर आक्रमण प्रथम बार कब किया? प्रथम बार किया 1791 में किया। 1791 में किया था। यहाँ के शासक प्रद्युम्न शाह थे और इन्होंने गोरखों के साथ में एक संधि की थी। संधि के तहत कहा था कि भाई हम आपको 25,000 रुपये सालाना देते रहेंगे, वार्षिक रूप से देते रहेंगे और आप गढ़वाल पर आक्रमण नहीं करेंगे। लेकिन क्या होता है कि फिर 1803 में विभिन्न परिस्थितियों के कारण जो गढ़वाल राज्य था वो कमज़ोर रहा था राजनीतिक दृष्टि से। इस प्रकार से फिर उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाते हुए 1803 में पुनः फिर आक्रमण किया था। तो पहला आक्रमण हुआ था 1791 में। नेक्स्ट है 1795 में कुमाऊं का, या 1795 में कुमाऊं नया प्रशासनिक नियुक्त कर अल्मोड़ा भेजा गया। किसको नियुक्त किया गया था? नया प्रशासनिक अमर सिंह थापा को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है, गढ़वाल राज्य की स्थिति किस वर्ष आए विनाशकारी भूकंप के कारण अत्यंत नाजुक हो गई? यहाँ पर 1803 में भूकंप आया था, जिसके कारण गढ़वाल राज्य की स्थिति नाजुक हो गई थी, यानी कि आर्थिक रूप से वह कमज़ोर हो गए थे। नेक्स्ट है, गोरखा सेनाएं प्रद्युम्न शाह का पीछा करती हुई देहरादून तक आ पहुंची और अक्टूबर 1803 में देहरादून पर गोरखों का अधिकार हो गया और पराजित प्रद्युम्न शाह ने शरण कहाँ पर ली? किस जगह उसने शरण ली थी? तो ये शरण ली थी उन्होंने लंढोरा रियासत में शरण ली थी। लंढोरा रियासत में प्रद्युम्न शाह ने शरण ली थी। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, लंढोरा रियासत पर इस समय कौन गुर्जर राजा शासन कर रहा था? कौन गुर्जर राजा का शासन था? रामदयाल का यहाँ पर शासन था। इस समय प्रद्युम्न शाह के जो समकालीन लंढोरा शासक के जो राजा थे वो रामदयाल थे। नेक्स्ट है, 1797 ईस्वी में वह कौन था जो गढ़ नरेश के वकील के रूप में ब्रिटिश रेजिडेंट के पास बनारस भी गया था? वह था हर्षदेव जोशी। हर्षदेव जोशी। क्वेश्चन एक बार फिर से करते हैं, 1797 ईस्वी में वह कौन था जो गढ़ नरेश के वकील के रूप में ब्रिटिश रेजिडेंट के पास बनारस गया था? वह था हर्षदेव जोशी। हर्षदेव जोशी, जिसको कुमाऊं का चाणक्य भी कहा जाता है। हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, गोरखों ने कुमाऊं पर कितने वर्ष तक शासन किया? तो इसका यही है, कितने वर्षों तक शासन किया इन्होंने? ये है 12 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। वैसे तो 10.5 वर्ष तक माना जाता है कि 10.5 वर्ष तक इन्होंने शासन यहाँ पर किया, लेकिन 12 वर्ष इसका आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, गोरखों ने गढ़वाल पर कितने वर्ष तक शासन किया? तो गोरखों ने गढ़वाल पर किया 12 वर्ष तक शासन किया। ये फिर क्वेश्चन दोबारा से आ गया। और इससे पहला क्वेश्चन हमारा था गोरखों ने कुमाऊं पर शासन किया 25 वर्ष तक शासन किया। गोरखों ने कुमाऊं पर शासन किया 25 वर्ष तक और गोरखों ने गढ़वाल पर शासन किया 12 वर्ष तक।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम कुमाऊं के मामलों की देखभाल के लिए नियुक्त गोरखा प्रशासक कौन था? सर्वप्रथम कुमाऊं के मामलों की देखभाल करने के लिए कुमाऊं प्रशासक कौन था? तो वह था जोगामल जोगामल सुभा। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, किस प्रशासक के काल में ही शोषण की पराकाष्ठा का एक उदाहरण मंगलवार रात्रि हत्याकांड है, इसके नाम से जाना जाता है? उस समय कौन प्रशासक था जिसके नाम से जाना जाता है? तो यह जोगामल शाह के नाम से ही जाना जाता है। जोगामल शाह के नाम से ही जाना जाता है। सुभा वही होगा, सुभा ही ये शाह होगा। नेक्स्ट है, फ्रेजर महोदय के अनुमान अनुसार गोरखों ने अपने पूरे शासनकाल में लगभग कितने स्त्री पुरुष एवं बच्चों की बिक्री कर अपनी आय में वृद्धि की? फ्रेजर के अनुसार 2 लाख से अधिक। 2 लाख से अधिक। फ्रेजर महोदय के अनुसार गोरखों ने अपने पूरे शासनकाल में लगभग कितने स्त्री पुरुष व बच्चों की बिक्री की 2 लाख से अधिक की। नेक्स्ट है, गोरखा काल में लोगों को सेवा के बदले भूमि दी जाती थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गोरखा काल में लोगों को सेवा के बदले भूमि दी जाती थी, जिसे कहते थे, इसको क्या कहा जाता था? तो यहाँ पर हम देखते हैं, इसको कहते थे मानाचोल। मानाचोल उस जगह को कहा जाता था, मानाचोल, यानी कि जो भूमि दी जाती थी सेवा के लिए उसको मानाचोल कहा जाता था। नेक्स्ट है, प्रत्यक्षदर्शी कैप्टन रेपर के अनुसार प्रतिवर्ष कहाँ स्थित गोरखा चौकी में दास दासियों की बिक्री होती थी? वह कौन सा स्थान है जहाँ पर दास एवं दासियों की बिक्री होती थी? वह हरिद्वार बताया गया है कि गोरखों के द्वारा यहाँ पर गोरखा चौकी थी जिसमें दास दासियों की बिक्री हुआ करती थी। नेक्स्ट है, स्वांगी दस्तूर क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्वांगी दस्तूर क्या है? तो स्वांगी दस्तूर क्या है यहाँ पर देखते हैं, तो ये है कर। स्वांगी दस्तूर एक कर है, टैक्स है, एक प्रकार का ये टैक्स होता है स्वांगी दस्तूर। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, भूमि अथवा संपत्ति के लेन देन से संबंधित कर जिसका गोरखों सनदों में उल्लेख बहुत बार हुआ है, उस कर का नाम क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है, भूमि अथवा संपत्ति के लेन देन से संबंधित कर जिसका गोरखों सनदों में उल्लेख बहुत बार किया गया है, वह कौन सा कर है? यह है पगरी कर। इस कर का नाम दिया गया है पगरी कर। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन हमारा, युद्ध के अवसर पर प्रत्येक नौजवान से वसूला जाने वाला तत्कालिक कर कौन सा था? युद्धों के अवसर पर प्रत्येक नौजवान से वसूला जाने वाला तत्कालिक कर कौन सा था? तो इस कर का नाम था यहाँ पर ये मांगा कर। उस कर को बोलते थे मांगा कर। नेक्स्ट है, जगरिया का कार्य करने वाले ब्राह्मणों एवं शिल्पकर्मियों से लिया जाने वाला कर कौन सा है? जगरिया का कार्य करने वाले ब्राह्मणों एवं शिल्पकर्मियों से कौन सा कर लिया जाता था? उस कर का नाम क्या है? तो उस कर का नाम है मिझारी कर था। इस कर का नाम है मिझारी कर। नेक्स्ट है, कुमाऊं प्रांत के किस कमिश्नर ने गोरखों में प्रचलित कितने प्रकार की दिव्य परीक्षाओं का उल्लेख किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कुमाऊं प्रांत के किस कमिश्नर ने गोरखों में प्रचलित कितने प्रकार की दिव्य परीक्षाओं का उल्लेख किया है? तो यह है हमारा क्वेश्चन G.W. ट्रेल के द्वारा। G.W. ट्रेल के द्वारा इस प्रकार की परीक्षाओं का, दिव्य परीक्षाओं का उल्लेख किया है। जी ट्रेल के द्वारा कुमाऊं में दिव्य परीक्षाओं का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोरखा प्रशासन में प्रधान अधिकारी अपने पद पर रहते हुए कहलाते थे। जो गोरखा प्रशासन में जो प्रधान अधिकारी थे उनको क्या कहा जाता था? इनको बोलते थे जागरिया कहा जाता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखा प्रशासन में अधिकारी अपने पद से पेंशन याफ्ता होने पर कहलाते थे। जब गोरखा प्रशासन में प्रधान अधिकारी अपने पद से पेंशन याफ्ता यानी कि रिटायर जब हो जाते थे तो उनको क्या कहा जाता था? तब उनको कहा जाता ठाकुरिया। नेक्स्ट है, गोरखों का प्रिय त्यौहार कौन सा था? गोरखों का प्रिय त्यौहार कौन सा होता था? तो ये होता था उनका दशे को बोलते हैं दशहरा। दशे को दशहरा कहते थे।
तो इस प्रकार से ये हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन चल रहे हैं फ्रेंड्स। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी ऑल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आगे से भी आपको इस प्रकार की वीडियो मिलती रहें। फ्रेंड्स, आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इसी प्रकार से हम आपको ज्ञानवर्धक वीडियो आपके पास भेजते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोरखों का पहला सूबेदार था वह पहला भूमि बंदोबस्त किया था। गोरखों का वह पहला सूबेदार कौन था जिसने भूमि बंदोबस्त किया था? तो यह था जागो मल शाह। जागो मल शाह ने यहाँ पर भूमि बंदोबस्त किया था। ऐसा पूछा जाता है कि पहला गोरखा सूबेदार कौन था जिसने भूमि बंदोबस्त किया था? यह है जागोमल शाह। नेक्स्ट है, गोरखा शासन काल में दासों का बिक्री केंद्र था। यह क्वेश्चन पहले भी आ चुका, इसको कहा गया हरिद्वार। ये हरिद्वार था। अब कुछ क्वेश्चंस जो है रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। प्रथम कुमाऊं कमिश्नर ई गार्डनर एवं गोरखा सेनापति बम शाह के बीच समझौता हुआ। हम पहले स्टोरी में आप बता चुके आपको कि ये कब हुआ। तो ये था 27 मार्च 1815 को हुआ। 27 मार्च 1815 को कुमाऊं कमिश्नर ई गार्डनर और गोरखा सेनापति बम शाह के बीच में जो समझौता हुआ था, संधि हुई थी, वो उसकी डेट थी 27 मार्च 1815 को। नेक्स्ट, गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा द्वारा नवंबर 1815 ईस्वी में अंग्रेजों से किए गए समझौते पर किस प्रकार का हस्ताक्षर है? गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा द्वारा नवंबर 1815 में अंग्रेजों से किए गए समझौते पर किस प्रकार का हस्ताक्षर है? तो ये संगोली की संधि है। यह है संगोली की संधि, इसको बोलते हैं संगोली की संधि। कहीं संगोली की संधि लिखा होता है, कहीं संगोली की संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों एवं गोरखों के बीच हुई संधि की नेपाल सरकार द्वारा संतुष्टि कब की गई? देखिए, इसको हम बाद में इन्होंने संधि को माना था। ये मार्च 1816 में गोरखों ने इस संधि को स्वीकार किया था। तो क्वेश्चन हमारा है, अंग्रेजों एवं गोरखों के बीच हुई संधि की नेपाल सरकार द्वारा संतुष्टि कब हुई? मार्च 1816, इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष किस काल में प्रारंभ हुआ? उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष किस काल में प्रारंभ हुआ? तो ये गोरखा काल में ही यहाँ पर उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष हमें दिखाई देने लगता है। देखो, यहाँ पर अंग्रेजों की जो एंट्री होती है वो कब होती है? अंग्रेजों की एंट्री होती है यहाँ पर 1814 में। 1814 में होती है, जब यहाँ पर सुदर्शन शाह जो है उनको अपनी सहायता के लिए आमंत्रित करते हैं और अंग्रेज सुदर्शन शाह की सहायता के लिए अपनी सेना भेजते हैं, जिसमें गोरखा यहाँ पर पराजित होते हैं और गढ़वाल से उनको भगाया जाता है। अब यहाँ पर जो एंट्री होती है वो अंग्रेजों की होती है, तो 1814 में होती है। ठीक है जी। शासन उस समय किसका था? गोरखाओं का शासन था। उत्तराखंड में बहुप्रचलित शब्द गोरख्याली प्रतीक है। किसका प्रतीक है? ये क्रूरता का प्रतीक है। यहाँ पर कहा गया कि वे जो थे गोरखा जो शासक थे, बहुत ही अन्यायपूर्ण उनका शासन था, अत्याचारपूर्ण उनका शासन था। तो ये किस चीज़ का प्रतीक होता है? क्रूरता का प्रतीक था। नेक्स्ट है, गोरखा सैनिकों का मुख्य हथियार क्या था? गोरखा सैनिकों का मुख्य हथियार कौन सा होता था? तो खुखरी। गोरखाओं का मुख्य हथियार खुखरी होता था। गढ़वाल में किसके शासन में से हुक्म जारी किया हुआ था? क्वेश्चन दोबारा से पढ़ते हैं। गढ़वाल में किसके शासन में ये हुक्म जारी हुआ था कि कोई स्त्री छत पर न चढ़े? कोई स्त्री छत पर न चढ़े, यह आदेश किसके शासनकाल में हुआ था? तो जाहिर है किसके शासनकाल में होगा? गोरखाओं के शासनकाल में हुआ था। गोरखाओं के शासनकाल में। नेक्स्ट, 36 रकम 32 कलम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पहले भी परीक्षा में आ चुका है। 36 रकम 32 कलम की व्यवस्था उन्मूलन किस शासकों के शासनकाल में थी? 36 रकम 32 कलम की व्यवस्था उन्मूलन किस शासन के काल में थी? यहाँ पर गोरखों के शासनकाल में थी। नेक्स्ट है, खलंगा किला किस जनपद में स्थित है? खलंगा किला, क्वेश्चन हमारा, खलंगा किला किस जनपद में स्थित है? तो खलंगा किला जो है वो देहरादून जनपद में स्थित है। नेक्स्ट है, गोरखों ने दूसरी बार गढ़वाल पर आक्रमण कब किया? गोरखों ने दूसरी बार गढ़वाल पर आक्रमण कब किया? तो 1803 में किया। प्रथम बार किया था 1791 में किया था और दूसरी बार किया था 1803 में किया। 1803 में यहाँ पर आक्रमण किया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
1792 गोरखा सेनापति और किस गढ़वाली राजा के मध्य श्रीनगर की संधि हुई? 1792 में गोरखा सेनापति और किस गढ़वाली राजा के मध्य श्रीनगर की संधि हुई? तो उस समय जो शासक थे यहाँ पर प्रद्युम्न शाह थे। प्रद्युम्न शाह के साथ में संधि होगी, तो इसका आंसर होगा प्रद्युम्न शाह। नेक्स्ट, यह वही संधि है जिसमें 25,000 रुपये जो है गढ़वाल शासक ने गोरखाओं को देने के लिए समझौता किया था, और इसके बदले में ये हुआ था कि गोरखा थे वो गढ़वाल पर आक्रमण नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है, गोरखा शासकों के समय पुंगाड़ी कर लिया जाता था। पुंगाड़ी कर लिया जाता था एक, तो ये किस प्रकार का कर है? पुंगाड़ी कर ये भूमि कर है। पुंगाड़ी कर एक प्रकार का भूमि कर है जो कि गोरखा शासकों के समय लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला हमारा, गोरखा शासकों के समय दुधारू पशुओं के मालिकों से कौन सा कर लिया जाता था, या लिया जाने वाला कर को क्या कहा जाता था? इस कर का नाम होता था घी कर। घी कर लिया जाता था। नेक्स्ट है, गोरखा के समय पुत्रहीन व्यक्ति से लिया जाने वाला कर कौन सा होता था? गोरखाओं के समय पुत्रहीन व्यक्तियों से लिया जाने वाला कर कौन सा था? तो यह था मरोकर। मरोकर पुत्रहीन व्यक्ति से लिया जाता था। नेक्स्ट है, महेंद्र चंद व गोरखों के मध्य किस स्थान पर युद्ध हुआ? महेंद्र चंद व गोरखों के मध्य किस स्थान पर युद्ध हुआ? तो यह हुआ था हवाल बाग। हवाल बाग में यह युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, कुमाऊं पर गोरखा आक्रमण के समय नेपाल का राजा कौन था? कुमाऊं पर गोरखा आक्रमण के समय नेपाल का राजा कौन था? तो यहाँ पर था रण बहादुर शाह। रण बहादुर उस समय नेपाल का शासक था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं सब। ये सभी क्वेश्चंस आगामी परीक्षा में आपको निश्चित रूप से इनमें से क्वेश्चन मिलेंगे, और आप इसी प्रकार से हमारे साथ तैयारी करते रहिए, निश्चित रूप से आपको सफलता भी मिलेगी। ब्राह्मणों पर कुशही कर लगाया जाता था। ब्राह्मणों पर एक कर था, उस कर का नाम था कुशही कर। ब्राह्मणों पर कुशही कर लगाया जाता था। यह किसके द्वारा लगाया गया? तो यह गोरखों के द्वारा लगाया गया था। नेक्स्ट है, उत्तराखंड का प्रथम गोरखाली रेडियो स्टेशन कौन सा था? उत्तराखंड का प्रथम गोरखाली रेडियो स्टेशन कौन सा था? रेडियो धाम छाया। वह था रेडियो धाम छाया। रेडियो धाम छाया। नेक्स्ट है, नेपाल का बिस्मार्क और आधुनिक नेपाल निर्माता किसे कहा जाता है? नेपाल का बिस्मार्क और आधुनिक नेपाल निर्माता किसे कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन आंसर इसका है पृथ्वी नारायण शाह को कहा जाता है। पृथ्वी नारायण शाह को नेपाल का बिस्मार्क और आधुनिक नेपाल का निर्माता कहा जाता है। पृथ्वी नारायण शाह को। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, नेपाल में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई? नेपाल में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसके द्वारा चलाई गई? तो नेपाल में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा रण बहादुर शाह के द्वारा चलाई गई। रण बहादुर शाह के द्वारा नेपाल में सोने के सिक्के चलाए गए। नेक्स्ट है, किस गोरखा शासक को स्वामी निर्गुणानंद के नाम से जाना जाता है? किस गोरखा शासक को स्वामी निर्गुणानंद के नाम से जाना जाता है? तो यह है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें रण बहादुर शाह को ही जाना जाता है। देखो, रण बहादुर शाह को स्वामी निर्गुणानंद के नाम से जाना जाता है। तो यह है, इसका आंसर होगा रण बहादुर शाह। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, ब्राह्मण दासों को क्या कहा जाता था? ब्राह्मण दासों को क्या कहा जाता था? तो यहाँ पर यह कहा गया कठुआ। कठुआ कहा जाता, कठुआ। तो ब्राह्मण दासों को कठुआ कहा जाता था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, गोरखा शासन में मुख्य न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? तो गोरखा शासन में मुख्य न्यायाधीश को कहा जाता था विचारी। विचारी कहा जाता था। नेक्स्ट है, गोरखा शासन में अन्य न्यायाधीशों को क्या कहा जाता था? मुख्य न्यायाधीश को तो विचारी कहा जाता था, लेकिन अन्य न्यायाधीश को क्या कहते थे? अन्य न्यायाधीश को कहा जाता था सभा। सभा कहा जाता था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, प्रमुख हथियार खुखरी का निर्माण कौन सी जाति के लोग करते थे? तो कौन सी जाति के लोग करते थे? प्रमुख हथियार खुखरी का निर्माण कौन सी जाति के लोग करते थे? तो ये करते नेवार। नेवार करते थे। ऑप्शन ख इसका आंसर होगा नेवार करते थे। नेक्स्ट, गोरखा कार्यरत सैनिकों को क्या कहा जाता था? जो गोरखा में शासन में जो उनके कार्यरत जो सैनिक थे उनको क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था जगारिया कहा जाता था। जगरिया कहा जाता था। नेक्स्ट है, गोरखा कार्यरत सैनिकों को क्या कहा जाता था? जगरिया कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, अल्पकालीन सेवानिवृत्त गोरखा सैनिकों को क्या कहा जाता? अल्पकालीन सेवानिवृत्त गोरखा सैनिकों को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था उनको ढाकरिया। ढाकरिया कहा जाता था।
नेक्स्ट है, गोरखा सैनिकों को वेतन किस रूप में दिया जाता था? गोरखा सैनिकों को वेतन किस कर से दिया जाता, किस कर से दिया जाता था? क्वेश्चन हमारा यह है, गोरखा सैनिकों को वेतन किस कर से दिया जाता था? कौन सा कर ऐसा था जिससे उनको, यह था पुगाड़ी कर, पुगाड़ी कर से उनको वेतन दिया जाता था। नेक्स्ट है, बुनकरों से लिया जाने वाला कर कौन सा था? बुनकरों से लिया जाने वाला कर कौन सा था? तो ये था टांड कर, टांड कर उनसे लिया जाता था, बुनकरों से लिया जाने वाला कर टांड कहलाता था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा है, अंग्रेजों के टकराव के समय नेपाल के प्रधानमंत्री कौन थे? अंग्रेजों से टकराव के समय नेपाल के प्रधानमंत्री कौन थे? भीमसेन थापा, भीमसेन थापा थे। नेक्स्ट है, सुंगोली की संधि किस किस के बीच हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सुंगोली की संधि किस किस के बीच हुई थी? तो सुंगोली की संधि हुई थी ई गार्डनर और बमशाह के बीच हुई थी, ई गार्डनर और बमशाह के बीच हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलाराम ने किस गोरखा शासक को दानवीर कर्ण कहा था? मौलाराम ने किस शासक को दानवीर कर्ण कहा था? तो ये कहा था रणजोर थापा को कहा था, रणजोर थापा को कहा था। तो इस प्रकार से हमारे ये गोरखा शासन से संबंधित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हो जाते हैं फ्रेंड्स। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल